दोस्तों, क्या आपको भी 1773 से 1853 के बीच के ब्रिटिशकालीन अधिनियमों के वर्ष और प्रावधान याद रखने में दिक्कत होती है? आज की इस वीडियो में हम संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। खास बात यह है कि हम हर एक ऑप्शन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और साथ में याद रखने की धांसू ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं: ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1853, सी चार्टर एक्ट 1833 या डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सोचिए और अपना सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं और जो व्यापारिक मामले थे, इसको अलग कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया गया और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, पॉलिटिकल मैटर। और ये व्यापारिक मामले, व्यापारिक मामले जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगी। अब कोर्ट ऑफ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल मैटर्स देखेगी। ऑप्शन ए 1773 में हम जानते हैं कि इसके तहत कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता कब 1774 में स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ऑप्शन बी जो 1813 है, इसमें शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए बजट तय हुआ था पहली बार। ठीक। और जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसमें क्या है कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के एक्ट के तहत। जो बंगाल का गवर्नर कहलाता था, गवर्नर जनरल, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो 1800 चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्थापना की गई, इसको याद रखने की सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जो पिट्स है, इसका पिट्स का मतलब हो गया पीट कर जब दो भागों में बांट देते हैं तो वही दो भाग हमारे कौन से बने, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था? विकल्प हैं: ए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बी चार्टर एक्ट 1813, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी चार्टर एक्ट 1833। आपके सही उत्तर हैं सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला। इसलिए इसे पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 था, इसी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत में ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया मिला। ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया मतलब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित या रेगुलेट करने का प्रथम प्रयास किया गया, रेगुलेट करने का, टू रेगुलेट EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो 1813 है, इसमें पहली बार ब्रिटिश क्राउन के जो सोवर्निटी है, संप्रभुता है, उसका औपचारिक दावा किया गया। ब्रिटिश क्राउन की
संप्रभुता, ब्रिटिश क्राउन क्राउन की संप्रभुता का औपचारिक दावा किया गया। मतलब जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसी के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का औपचारिक दावा किया गया। हम जानते हैं कि 1858 के माध्यम से हमारा जो भारतीय जो अधिनियम था 1858 का, उसी के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन की आधिकारिक दावा किया गया था। लेकिन जो औपचारिक दावा की बात करें तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से किया गया। जो 1833 था, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था। 1833 के माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया। मतलब जितना व्यापारिक एकाधिकार था, चीनी और चीन के साथ व्यापार भी था, जिसमें चीनी के साथ व्यापार भी था, इसको भी हटा दिया गया और पूरे जितना व्यापारिक एकाधिकार था इसके कंपनी का उसको हटा दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट का जो मालिकाना हक वाली बात करें तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो जैसे पिट्स का मतलब हो गया थप्पा लगाना, पीट कर थप्पा लगा देते हैं, तो थप्पा से हम याद कर सकते हैं कि ब्रिटेन ने थप्पा लगाकर कहा कि यह जमीन अब कंपनी की नहीं बल्कि ब्रिटेन की आधिपत्य की है। ब्रिटेन की आधिपत्य की है। ठीक है, थप्पा लगाकर कहा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न और तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को उसके कार्यपालिका संबंधी कार्यों से पहली बार किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1853, बी चार्टर एक्ट 1833, सी चार्टर एक्ट 1813, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1853। जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसमें 6 विधान पार्षदों को जोड़कर भारतीय विधान परिषद या मिनी संसद बनाई गई थी। जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसी के तहत पहली बार 6 नए विधान पार्षदों को जोड़कर भारतीय विधान परिषद बनाया गया। भारतीय विधान परिषद, जिसे मिनी संसद कहते हैं, मिनी संसद। ठीक है, इसे मिनी संसद कहते हैं। और कानून बनाने और प्रशासन चलाने के कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसी माध्यम से 1853 के माध्यम से 6 नए विधान पार्षदों को जोड़कर भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे मिनी संसद कहा गया, जो कि कानून बनाने का काम करने लगे, और जो लागू करने का जो प्रशासन चलाने का काम था उसको अलग कर दिया गया, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। ठीक है, जो चार्टर एक्ट 1833 था, चार्टर एक्ट 1833, इसमें पहली बार पूरे भारत के लिए एक ही बजट और कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई। जो बजट है प्लस कानून दोनों एक ही होगा। और कौन बनाएगा इसको? तो केंद्र द्वारा बनाया जाएगा। ठीक, ये इसका प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से। जो चार्टर एक्ट 1813 है, इसमें पहली बार ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार का कानूनी इजाजत मिली। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए कानूनी इजाजत मिली। ठीक है, बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो इसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों की
कार्यकारी परिषद बनी थी 1773 एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से? गवर्नर जनरल की गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए। और ये जो 1853 का हम जो याद किए हैं, तो 53 में एक वर्ड है हमारा 53, 5 और 3, तो इसमें से 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब कि दो अलग अलग विधायी और कार्यपालिका, इसमें हम कर देंगे विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ अलग की गई। इसी से हम याद करने के इसको समझ सकते हैं। इससे हम याद कर सकते हैं कि 5 माइनस 3 2 हो गया। 2 मतलब कि दो यहाँ पे वो शक्तियाँ हो गई, एक विधायी शक्तियाँ हो गई, एक कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई। मतलब कार्यपालिका जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी, विधायी जो कि मिनी संसद जो थे जिसको भारतीय विधान परिषद कहते हैं, इसने स्टार्ट किया विधायी शक्तियाँ बनाना, मतलब कि कानून बनाने का अधिकार इसको मिला। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न और चौथे प्रश्न पे। किस अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर एक्ट 1853। आपके सही ऑप्शंस हैं डी, चार्टर एक्ट 1853। 1853 के एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा जो था, 1853 जो था, 1853 के एक्ट के तहत जो भारतीय सिविल सेवा था, जो आईसीएस था, कुछ सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया, ओपन टू इंडियन, सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया। और इसी के लिए 1854 में प्रसिद्ध मैकाले समिति बनाई गई थी। 1854 में मैकाले समिति जो बनी थी, मैकाले समिति इसी के लिए बनी थी। याद रखने की क्या ट्रिक है, तो 53 की उम्र से पहले, जो 1853 है इसमें 53 है, इसमें 53 की उम्र से पहले एग्जाम पास करो और सिविल सर्वेंट बनो। यानी 1853 से ही खुली परीक्षा प्रणाली लागू हुई। और जो चार्टर एक्ट 1813 है, 1800 चार्टर एक्ट 1813 है, इसमें क्या है, तो व्यापारिक एकाधिकार चाय और चीन तक सीमित। जो व्यापारिक एकाधिकार था वो चाय और चीन तक सीमित हो गया। मतलब चाय और चीन तक व्यापारिक एकाधिकार सीमित हो गया, ठीक है, कंपनी की। और चार्टर एक्ट 1813 जो है, इसमें व्यापारिक जो 33 है, नहीं, ये चीज़ आपका 1813 में हुआ। 1813 में चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से चाय और चीनी तक व्यापार सीमित हो गया। लेकिन जो 1833 था, 1833 है, इसमें जो है चाय और चीनी के व्यापार का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। लेकिन 1833 में एक और बात हम ध्यान रखेंगे कि 1833 में भी सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे रद्द करना पड़ा। इसमें भी एक बार फर्स्ट प्रयास इसमें किया गया था, फर्स्ट प्रयास 1833 के माध्यम से। लेकिन इसका विरोध किसने किया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो व्यापारिक मामलों को देखती थी, इन्होंने विरोध किया कि सिविल सेवा नहीं, ओपन नहीं रहेगी भारतीयों के लिए। इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया और उस टाइम ये पारित नहीं हो पाया। ये आईसीएस 1853 में पारित हुआ, ओपन टू इंडियंस कर दिया गया 1854 में मैकाले समिति के माध्यम से। ठीक, जो 1773 का रेगुलेटिंग है, इसमें तो हम जानते हैं कि कंपनी के जो कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई गई थी। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, निजी व्यापार पर रोक। किसके निजी व्यापार पर रोक, तो कंपनी के कर्मचारियों के, कंपनी के जितने कर्मचारी थे या अधिकारी थे, उनके जो निजी व्यापार था उस पर रोक लगाई गई थी। चलते हैं हम अब अपने अगले और पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, वारेन हेस्टिंग, सी सर एलिजा इम्पे और डी, लॉर्ड मैकाले। हमारा सही उत्तर है
डी लॉर्ड मैकाले। मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में जुड़े थे। जो मैकाले थे गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में जुड़े थे और 1834 में बने भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 1834 में जो विधि आयोग बना था, विधि आयोग, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। याद रखने की क्या ट्रिक है इसको, तो मैकाले मतलब कानून का जो मैल है साफ करने वाला, मैकाले मतलब कानून का जो मैल है उसको साफ करने वाले को मैकाले कहेंगे, लॉर्ड मैकाले, कानून का मैल साफ। ठीक, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि ये विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे और साथ ही में प्रथम विधि सदस्य भी के रूप में भी नियुक्त हुए थे। बात करें कॉर्नवालिस की, तो इन्होंने इसे आईसीएस और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। आईसीएस, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज प्लस पुलिस, पुलिस सर्विस, दोनों का इसे जनक मानते हैं। किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वारेन हेस्टिंग कौन था, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। सर एलिजा एम्पे कौन थे, तो ये 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1774 में जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना था, फर्स्ट चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस थे। ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है इस चीज़ को, इस तथ्य को कि कलकत्ता में जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम्पे थे। यह बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं हम अपने अगले और छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे। सही उत्तर है 4। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट में थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी इसमें 4 सदस्य थे, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के संवर्धन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो सही उत्तर है हमारा सी, चार्टर एक्ट 1813। मतलब जो चार्टर एक्ट 1813 था, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा और साहित्य के संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना चाहिए। सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1793। जो चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से जो कंपनी के या फिर बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल के जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने पहली बार स्पष्ट रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। हमारा सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1813। हम पिछले ही क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से कंपनी ने जो सोवेनिटी या ब्रिटिश क्राउन है पहली बार औपचारिक दावा किया था कि नहीं 1813 में चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से कि ये कंपनी का नहीं ब्रिटिश क्राउन की भूमि है या संप्रभुता यहाँ पे है ब्रिटिश क्राउन की। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, समझने को मिला, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें।